तो दोस्तों, तो चैप्टर 2 का ये लेक्चर नंबर 3 है। तो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। एक्चुअली में बात ये है कि जो मोबाइल है उसमें स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। इस वजह से क्या होता है कि बीच में ये रिकॉर्डिंग जो है वो रुक जाती है, जिस वजह से अचानक से ये रिकॉर्डिंग वो पिछली वाली रुक गई और मुझे फिर से ये वीडियो बनाना पड़ा। कोशिश करूँगा कि आगे से ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को भी ज़्यादा वीडियो ना देखने को मिले। सीधे ही मैं कुछ ही वीडियो में अपनी बात को पूरा कंप्लीट कर दिया करूँगा। तो देखिए, हम लोग अनुशासन के लिए और विद्यालय की रूपरेखा एवं जानकारी प्राप्त होती है, यहाँ तक मैंने बता दिया था। फिर मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए शैक्षिक समाजशास्त्र का हम लोग अध्ययन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम लोगों के अंदर वो समझ डेवलप होगी कि एक विद्यालय को विकसित करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। उसके आधार पर हम लोग नए विद्यालय जो हैं वो आसानी से स्थापित कर पाएंगे। और साथ ही साथ में समाज में उपस्थित बच्चों की जानकारी मिलेगी कि वहाँ के बच्चे जो हैं वो किस तरीके से सीखते हैं। उन्हें खेल खिला करके सिखाया जा सकता है या उन्हें मतलब स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो सिखाया जा सकता है। उनके साथ में उनको काम करा करके यानी करके सीखने की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इससे रिलेटेड भी हमें नई शिक्षण पद्धतियाँ खोजने में आसानी मिलती है। देखिए, जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, जो आपका पेपर में बनने की संभावना है, वो ये है कि शिक्षा का समाज शास्त्र और शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या अंतर है। देखिए, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने की पूरी पूरी संभावना है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए, शिक्षा का समाजशास्त्र में हम लोग किसका अध्ययन करते थे? हम लोग शिक्षा मतलब शैक्षिक संस्थाओं का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बेसिकली हम लोग अध्ययन समाज का कर रहे हैं ना। तो शिक्षा का समाजशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र की एक शाखा है। और बल्कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, शैक्षिक समाजशास्त्र में हम लोग स्कूल संस्थाओं इन सब का अध्ययन कर रहे थे। तो याद रखिएगा कि वहाँ पर हम लोग शिक्षा की चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे, स्कूल कॉलेजों का अध्ययन कर रहे थे। इस वजह से ये शिक्षा शास्त्र का एक अंग है। समाज का अध्ययन किया इसलिए समाज शास्त्र की एक शाखा, और शिक्षण संस्थानों का अध्ययन किया तो ये शिक्षा शास्त्र का एक अंग हो गया। फिर देखिए, ये जो होता है ये शुद्ध समाज शास्त्र पर आधारित होता है, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और शैक्षिक समाज शास्त्र में क्या होता है, हम लोग देखिए स्कूल कॉलेज का तो अध्ययन करते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि स्कूल कॉलेज को प्रभावित करने वाले कारक, और उस कारक में क्या आ जाता है, समाज भी आ जाता है। तो इसलिए स्कूल और शैक्षिक संस्थाओं के साथ साथ हमें उसमें समाज का भी अध्ययन करना चाहिए। यानी ये एक ब्रॉड विषय है, ये छोटा विषय है, ठीक है। तो उसमें अध्ययन किया जाता है, इस वजह से ये मिश्रित समाजशास्त्र पर आधारित होता है। यहाँ क्या होता है, यह प्रयोगात्मकता पर बल देता है, प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देता है। तो देखिए, जब हम लोग समाज में कोई भी मतलब बदलाव देखेंगे, यानी पहले समाज ऐसा था, उसके बाद समाज ये हो गया, अगर हम लोग उसमें प्रयोगात्मक उसका अध्ययन नहीं करेंगे, बच्चों को पूछेंगे नहीं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और बच्चे जवाब नहीं देंगे, तो हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो ये जो होता है ये प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देता है। अब शैक्षिक समाजशास्त्र में क्या है, हमें केवल यही तो देखना है कि हाँ, वहाँ किसी भी समाज की जो स्कूल है, संस्थान है, वहाँ के लोग या वहाँ पर मतलब जो सामाजिक संपर्क है वो कैसा है, मतलब हमें केवल वहाँ का निरीक्षण करना है। साथ ही साथ में उस समाज का क्या प्रभाव पड़ रहा है, यानी साक्षात्कार हमें मिल करके वहाँ पर पूछना है लोगों से, और साक्षात्कार विधियों का अध्ययन करना। इसलिए यह निरीक्षण और साक्षात्कार विधि पर आधारित होता है, और ये प्रयोगात्मक अध्ययन पर बल देता है। थर्ड पॉइंट देखिए, शिक्षा समाजशास्त्री अपना विश्लेषण समाज के विस्तृत संदर्भ से शुरू करके पाठशाला की ओर जाते हैं। मतलब समाज में सबसे पहले उन्होंने समाज को जाना कि समाज देखें क्या है, और समाज जो उन्होंने देखा कि समाज जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। अब समाज बदल रहा है तो समाज पर किसका प्रभाव पड़ा है, तब वो जाएंगे कि अच्छा, समाज बदल रहा है तो किस वजह से बदल रहा है, क्योंकि इन्हें शिक्षा दी जा रही। शिक्षा कहाँ से दी जा रही, शैक्षिक संस्थानों से दी जा रही। मतलब समाज का अध्ययन करते करते ये शिक्षा ढूंढते ढूंढते कि कहाँ दी जा रही है, और फिर ये वापस पाठशाला यानी शिक्षण संस्थानों की ओर जा रहे हैं। तो वही लिखा है, शिक्षा समाजशास्त्री अपना विश्लेषण समाज के संदर्भ से शुरू करके पाठशाला की ओर जाते हैं। और शैक्षिक समाजशास्त्री क्या करते हैं, शैक्षिक समाजशास्त्री सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे शिक्षण संस्थान कैसे हैं, हमारा स्कूल कैसा है, हमारे कॉलेज कैसे, हमारे सामाजिक संदर्भ कैसे हैं। तो यानी वो अपना पाठशाला से अध्ययन शुरू करते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक मात्रा गलत लगी, आप लोग सही कर दीजिएगा। तो पाठशाला से अपना अध्ययन शुरू करते हैं, और फिर देखते हैं कि जो शिक्षण संस्थान में हमने स्थापित किए हैं वो किस तरीके से समाज के लिए उपयोगी है। यानी ये पाठशाला से शुरू करके समाज की ओर जाते हैं। देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अज्ञात क्या होता है, हमें ये नहीं पता है किसी भी जगह पर जा रहे हैं कि वहाँ का समाज कैसा है,
ठीक है। हमें ये नहीं पता है कि वहाँ का समाज कैसा है, फिर हम वहाँ पर जाएंगे और जाने के बाद में फिर हम लोग वहाँ का अध्ययन करेंगे, मतलब तो हमें मतलब वहाँ की सारी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, समाज ऐसा है, शिक्षा पर ये प्रभाव पड़ रहा है, मतलब पहले हमें उस समाज के बारे में या शिक्षा से उस समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, यानी हम अज्ञात हैं। और बाद में जब हम जा करके उसका अध्ययन करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगी, यानी ये विधि जो होती है अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। और शैक्षिक समाजशास्त्र की बात करें तो शैक्षिक समाजशास्त्र में हमें वहाँ पर ये तो पता है ना कि स्कूल वहाँ के कैसे हैं, मतलब स्कूल वहाँ पे कैसे हैं, स्कूल के बारे में हमें पता है, स्कूल ऐसे हैं, ये संस्थाएं ऐसी हैं, ये ऐसी हैं। लेकिन इन स्कूलों के बारे में उनके और चीज़ें कि स्कूलों के आसपास का वातावरण कैसा है, स्कूलों के आसपास की संस्कृति कैसी है, मतलब हमें पहले स्कूलों के और शिक्षा के बारे में तो ज्ञात है कि हमें ये शिक्षा ये देनी है, लेकिन किनको देनी है, किस समाज को देनी है, ये हमें नहीं ज्ञात है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र जो होता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। यह शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष है, मतलब लोगों के व्यवहारिक का मतलब होता है कि जब लोगों के व्यवहार बदल जाएंगे, यानी व्यवहारों में शैक्षिक रूप दिखने लगेगा, तो इसे शिक्षा का समाजशास्त्र, यानी लोगों के ऊपर क्या सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा ये उनके व्यवहार को देख करके पता चलेगा। और ये लिखा है समाज का व्यवहारिक पक्ष, जाहिर सी बात है कि समाज का व्यवहार कैसा हो रहा है, ये लिखा है शिक्षा का व्यवहारिक पक्ष, शिक्षा का व्यवहार का अध्ययन करना और समाज के व्यवहार का अध्ययन करना कि वो स्कूल शिक्षक के लिए, स्कूल कॉलेज इनके लिए कैसा व्यवहार करता है। तो ये हो गए इसमें डिफरेंसेस। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स और भी लिखे जा सकते हैं, जैसे डेफिनेशन ही आप लोग लिख सकते हैं, किसी की भी डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पौनी की डेफिनेशन बताई थी, रस्से की डेफिनेशन बताई थी। इसमें देखिए एक डेफिनेशन जो ओटवी की है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पिछली बार आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थी उसमें आई थी। तो ओटवी ने कहा था शिक्षा और समाज के सामाजिक संबंधों का अध्ययन शैक्षिक समाजशास्त्र कहलाता है। मुझे जहां तक लगता है कि सबसे अच्छी डेफिनेशन दी है, ना तो इन्होंने शिक्षा का सामाजिक शास्त्र अलग डिफाइन किया और ना ही इन्होंने क्या डिफाइन किया कि शैक्षिक समाजशास्त्र अध्ययन किया। इन्होंने सीधा कह दिया शिक्षा और समाज, और इनका जब सामाजिक रूप से हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो वही शैक्षिक समाजशास्त्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी इन्होंने शैक्षिक समाजशास्त्र को दी और सिंपल सी बात अपनी कह दी, शिक्षा और समाज के सामाजिक संबंधों का अध्ययन कर लीजिए, वही हमारा शैक्षिक समाजशास्त्र कहलाता है। तो ये चैप्टर आपका 2 कंप्लीट हो गया है। माफ़ कीजिएगा कि बार बार मैंने 3 वीडियो बनाई, अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखूँ जिससे आप लोगों के 2 ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाया करे। तो इसी तरीके के शानदार वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों को ऐसे ही आगे भी वीडियो देखने हैं। इसके बाद हम लोग मनोविज्ञान शुरू करेंगे जो कि टेट, सुपर टेट, सी टेट हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।